अच्छा जी, इंशाल्लाह हम IS-16 तो स्टार्ट करेंगे ही। जो आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पढ़ा हुआ है, लेकिन मेरे दिल में आ रही थी कि थोड़ा सा अगर फाइनल अकाउंट का एक सवाल कर लें। मैं वैसे ये कोई नहीं करवाता होता क्योंकि एक टॉपिक भी आ गया, तो चलो एक बुनियादी सवाल कर लेते हैं ज़रा स्टार्ट में। उसके बाद हर टॉपिक के अंदर तो वैसे ही एक्सट्रैक्ट्स बनाते चले जाएंगे, और जब फाइनल अकाउंट्स पे जाएंगे तो ये उसी चैप्टर का पहला सवाल है। पहला सवाल इसलिए कह रहा हूँ कि ये सबसे सिंपल सवाल है, इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। प्रिपेयर करें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब ये पता नहीं क्या कह रहा है वो, ये बाद में देखेंगे इंशाल्लाह जब इस टॉपिक में जाएंगे, ठीक है। तो हमने ये जनाब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट भी बना रहे हैं इसी दिन की 31 दिसंबर 15 की। तो सिंपल सा सवाल है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाएंगे हम, और इसके अंदर कोई ख़ास एडजस्टमेंट नहीं है सिवाय इसके कि हम थोड़ा सा पोस्टिंग सीख लें। हाँ, थोड़ी बहुत अगर लोन वगैरह की एडजस्टमेंट आ जाए तो ये उसी लेवल का सवाल है जो आप इंट्रो में करके आए हुए हैं। लेकिन जाहिर है जब सारा कुछ पढ़ लेंगे तो फिर इसका लेवल टेस्टिंग का इस तरह का नहीं है जो आपको ये नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह मैं फिर कल आपके साथ कुछ और सवाल भी 2-3 शेयर कर दूंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल के, जिनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपका हाथ थोड़ा सा सीधा हो जाए फाइनल अकाउंट्स के ऊपर। पर्चे वाला फाइनल अकाउंट्स ये नहीं है, लेकिन ज़रूरी भी है, बुनियाद यही है, ठीक है। इसके अंदर फिर पर्चे की तैयारी हम चलते चलते करते चले जाएंगे, फिर इस टॉपिक पे जाके इंशाल्लाह हम कुछ प्रैक्टिस करके इनको काबू कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपके साथ जो डिस्कस करना चाहूँगा वो है फॉर्मेट, ठीक है, कि क्या फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे इस फाइनल अकाउंट्स के टॉपिक के अंदर। तो आप ना बचपन से अभी तक जो बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, पता है? पढ़ा हुआ है ना? कंप्लीट सेट ऑफ 6 वाले भी कोई थे? नहीं, किसी ने 6 बोला है मुझे लगता है, बोला है ना? अच्छा, मान तो लो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। एक है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, जिसके अंदर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी होता है, और इसके अंदर अदर कंप्रीहेंसिव इनकम भी होती है। ये आपको नहीं पता क्या होती है, ये आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ये अभी IS-16 के अंदर आपको एक आइटम इसका मिल जाएगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये OCI का आइटम है। एनीवेज, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में फिलहाल मैं आपको सिर्फ क्या सिखाऊंगा आज, P&L, क्योंकि उसने सवाल में भी क्या रिक्वायर किया है, गौर करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। लेकिन इसका पूरा नाम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम क्यों है ये मैंने थोड़ा बताया है, बाकी इसको करेंगे इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसका पुराना नाम बैलेंस शीट है, स्टैंडर्ड मना नहीं करता ये भी यूज़ करने से। एनीवे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ गई। तीसरी चीज़ होती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, हमारा टॉपिक है, करेंगे इंशाल्लाह। चौथी चीज़ होती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, हमारा टॉपिक है, करेंगे इंशाल्लाह। और पांचवी चीज़ है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने सिर्फ रेलेवेंट नोट्स कुछ बनाने हैं, जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उन्हीं के, ठीक है। रेलेवेंट नोट्स हम बनाना सीख लेंगे। रेलेवेंट नोट्स में मिसाल के तौर पे अगर मैं टॉपिक वाइज बात करूं तो हमारे पास जो नोट्स आएंगे, IS-16 का नोट बनाना हम सीख लेंगे। उसके बाद IS-38 का जो नया स्टैंडर्ड आया इसका नोट बनाना हम सीख लेंगे। IS-8 का भी हम नोट बनाना सीख लेंगे, IS-8, ठीक है। उसके अलावा कौन सा टॉपिक हो सकता है देख लेंगे, ठीक है। तो जो रेलेवेंट नोट्स हमारे टॉपिक्स हैं भाई, ये दे दें। एक कॉपी पहुंची है, दूसरी पहुंची नहीं बच्चों के पास। हाथ खड़ा करें वो बच्चे जिनके पास ये वाला क्वेश्चन नहीं पहुंचा हुआ, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा भैया देखो भाई, मेरी तरफ देखो, ये वाला पेज देना है। दूसरी कॉपियां वैसे ही कराई जा रहे हैं, वो सबके पास है, तो यही पेज कॉपी करवा के लाएं। डिस्टर्ब हो रहा है वैसे काम, कल मैं रात को कॉपी करा लूंगा सारी चीज़ें, ठीक है ना। अच्छा चलें यार भाई, ये भी यहाँ से ना, ये वाली कॉपीज करा के ना यहाँ से ढेर सारी यहाँ से छोड़ दें, उसे छोड़ दें, खुद ही होता रहेगा काम। अच्छा ये सुने, अब प्लीज 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 सबका ध्यान मुझे चाहिए, फुल फ्लैज वाला। ये कोई मसला नहीं, सवाल आपके सामने आ जाएगा, अभी तो सवाल की तरफ मैं गया भी नहीं, ठीक है। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में 2 पार्ट्स हैं, एक होता है P&L, दूसरा होता है OCI। आज सिर्फ P&L की बात हो रही है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट।
भाई मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कॉपीज करा के यहाँ पे छोड़ दें, एक बच्चे को ना दें प्लीज, दूसरे कॉपीज लेकर आएंगे ये वाली, ये जो अब यहाँ दे रहे थे जल्दी से ला कर दें। कितने बच्चों के पास नहीं पहुंचा क्वेश्चन? हाँ बस ये 10-12 कॉपीज यहाँ पे करवाएं, यहाँ पे दे दें, खुद ही करते रहेंगे यार। अच्छा जी, अब पीएनएल की बात हो रही है, तो आप बचपन में पीएनएल बनाया करते थे कुछ इस तरह से, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये डिब्बे का टोटल होता था। कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते थे, कॉस्ट ऑफ सेल तो आपका आ जाता था जीपी, उसके बाद आप ऐड कर देते थे अदर इनकम और कोई होती थी तो ठीक है, और लेस कर देते थे एक्सपेंसेस, और सारे जान के एक्सपेंसेस लिखते चले जाते थे और आपका पीएनएल बन जाता था। ऐसा ही होता था। यहाँ पे थोड़ा तमीज़ के साथ, ठीक है ना। यहाँ पे आपने IS1 की प्रेजेंटेशन को फॉलो करना है, तमीज़ के साथ का मतलब ये है, ठीक है। IS1 जो है वो आपको ज़्यादा रश लगाने की इजाज़त नहीं देता यहाँ पे, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, कंपनीज़ का जब मामला आ जाता है तो कंपनीज़ के तो बहुत बेशुमार एक्सपेंसेस होंगे, तो फिर इनको कुछ फंक्शंस के हिसाब से कुछ हेड्स में बांट दिया जाता है। मेन तीन तरह के फंक्शंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक फैक्ट्री, जहाँ पे मसलन अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो फैक्ट्री होगी उसकी, या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग है तो चीज़ें खरीद रहे होंगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल ये एक हेड होता है जो पहले यहाँ डिब्बा बनाते थे आप, ठीक है, वर्किंग में करेंगे इसको हम। फिर अदर इनकम, ठीक है, कुछ चीज़ें आ जाएंगी। एक्सपेंसेस के अंदर मेन हेड्स, सेलिंग एक्सपेंस, चीज़ जब बन गई या खरीद लिया आपने, कॉस्ट ऑफ सेल, उससे आगे निकल गई तो सेलिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, एडमिन एक्सपेंस हो सकते हैं, फाइनेंस कॉस्ट हो सकती है, और फिर जो इन सब में ना पड़े अदर एक्सपेंस में डाल दें, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ आइटम्स होते हैं, ठीक है। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, उसके बाद टैक्स एक्सपेंस लेस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे पहुंच। तो इससे ज़्यादा हेड्स नहीं बनाने हमने, और फिर OCI का आइटम जब आएंगे तो भी लेने लग जाएंगे। तो हमारा जो फॉर्मेट अब हुआ करेगा वो ये होगा, अब यही फॉर्मेट हम बनाते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। वैसे पता भी कोई नहीं, बना ही लेंगे उम्मीद है। लेस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स यहां पर बस एक ही लाइन आइटम कॉस्ट ऑफ सेल को हम दे सकते हैं। इसकी जो भी तफसीलात होंगी वो आप वर्किंग, लेट्स से मैंने कहा 1 वर्किंग में इसकी कर लेता हूं। अब ये सारा कुछ मैंने वर्किंग के अंदर करना है, ठीक है। यहां से हम पहुंच जाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। उसके बाद हम लेस करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, लेस करेंगे हम एडमिन एक्सपेंसेस। ये सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कोई भी नाम इनका हो सकता है, इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग मार्केटिंग एक्सपेंसेस, तो सेलिंग के खर्चे हो गए और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हो गए। इनको उर्फे आम में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये इकट्ठे भी आ सकते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से। और अगर मैं यहां पर एक ब्रेक लगा दूं कि मतलब मैं जीपी में से इन दो को माइनस करके एक प्रॉफिट और निकाल लूं, तो इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहा जाता है, लेकिन मैं वो ब्रेक अभी नहीं लगा। अगर मैं यहां पे ब्रेक लगा दूं ना, तो ये क्या बन जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हो गए। तो इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जा सकता है जी? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है जी, ओके। अच्छा, उसके बाद अच्छा लिख ही लेते हैं, कहीं काम ही आ जाएगा, कैश फ्लो में काम आता है ये। फिर प्रॉफिट, चलो खैर प्रॉफिट नहीं आता, छोड़ो। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद। अब इसके बाद अच्छा, अब ये सारी चीजें जो ऊपर होती हैं ना जी, ये नॉर्मली जो बिजनेस के अंदर रूटीन में होने वाला काम है। जाहिर सी बात है, हम अगर चीज बनाकर बेच रहे हैं या खरीद कर बेच रहे हैं, वो बनाना या खरीदना कॉस्ट ऑफ सेल, हमारा रूटीन का मैटर, ठीक है। उसके बाद जब चीज बन गई या खरीद ली तो उसको बेचना है, तो सेलिंग के खर्चे भी होंगे। सेल्स डिपार्टमेंट, शोरूम के अंदर स्टाफ रखा हुआ है, सेल्स मैनेजर रखा हुआ है, सेल्स के खर्चे हो रहे हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी देखने के लिए लोग रखे हुए हैं। आप अकाउंट्स वाले, HR वाले कहाँ बैठते हैं? एडमिन वाले ही होते हैं, हेड ऑफिस के अंदर बैठे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे सेलिंग, एडमिन एक्सपेंसेस जो ऑपरेशंस का पार्ट है, ये नॉर्मल ऑपरेशंस का पार्ट है। ये सारे खर्चे जब हम माइनस कर लेते हैं, तो हम सेल में से भी माइनस कर लेते हैं, रेवेन्यू में से माइनस कर लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे ऑपरेशंस से ये प्रॉफिट आया है, ठीक है। अब इससे आगे की कहानी है
जो ऑपरेशंस का पार्ट तो इस तरह से नहीं होता, ठीक है, लेकिन ज़रूरी होते हैं ऑपरेशंस को रन करने के लिए, जिसमें कि सबसे पहले आपकी फाइनेंस कॉस्ट है, यानी कि आपके पास बिजनेस चलाने के लिए पैसे नहीं, आपने बैंक से लोन लिया और इंटरेस्ट दे दिया, भाई वो पकड़ो ना सफ़े, पकड़ो पकड़ो, भेज दिए ना इधर से आगे इनको, चले जी जिनके पास नहीं है ये सफ़ा रख के आगे भेजते जाएं यार, चले ठीक है, आ जाएगा, यहीं पे ही था। अच्छा जी, फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आ सकता है, बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन, जो भी है। यहां पर फेस के ऊपर आपको बस एक एक ऐड मिलेगा, ठीक है। जैसे सेलिंग एक्सपेंस है, आप कहते हैं जी सेल्स कमीशन भी है, सेल्स मैनेजर की सैलरीज भी हैं, और सेल्स डिपार्टमेंट की गाड़ियां हैं उनकी डेप्रिसिएशन भी है, और शोरूम भी रेंट पे है, भाई जितने मर्जी खर्चे हो पड़े, सेलिंग एक्सपेंस की एक ही लाइन आइटम पीएनएल के फेस पे अलाउड है, और वर्किंग के अंदर जाके आपने सारा ब्रेकअप करना है या इकट्ठा वहां पे जाके, ठीक है ना। नोट्स, जिनको आप नोट्स कहते हैं वो यही नोट्स ही होते हैं, फिलहाल मैं इसको वर्किंग का नाम दे रहा हूं, ठीक है ना जी, सही है। अच्छा, तो फाइनेंस कॉस्ट माइनस हो गई। उसके बाद जनाब आपके अदर एक्सपेंसेस होते हैं। अदर एक्सपेंसेस में क्या आएगा, ये एबनॉर्मल आइटम्स कह लें, जो रूटीन के अंदर वाले खर्चे नहीं होते, जैसे मिसाल के तौर पे, नहीं फैक्ट्री ओवरहेड बेटा उतने टुर गए ने, वो नॉर्मल खर्चे होते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं पड़ा हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का है सर। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जिसकी ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट से कॉस्ट ऑफ सेल निकलती है। छोड़ो, इस बहस में ना पढ़ो, किस सवाल में आएगा तो देखेंगे, करेंगे इंशाल्लाह वहां पे, ठीक है। फिलहाल सादा बात, फिक्स्ड एसेट्स आपके पास होते हैं, आप एक खर्चा करते हो कि जी हम 8, 10, 15 साल आगे इस एसेट को यूज करके इससे फायदा उठाएंगे, ठीक है ना। अब आपने दरमियान में किसी फिक्स एसेट को बेच दिया, किसी भी वजह से, पुराना हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, या वैसे बेच दिया, चेंज कर लिया, आपने नया ले लिया एसेट, तो पुराना एसेट बेचने पे आपको अगर लॉस आ गया है तो आप लॉस कहाँ लेके जाएं। जाहिर है हम देखेंगे, अगर फैक्ट्री का एसेट है, प्लांट मशीनरी बेचा तो लॉस कॉस्ट ऑफ सेल में डाल देंगे, और अगर सेलिंग या एडमिन डिपार्टमेंट से रिलेट करता है ये एसेट तो सेलिंग एडमिन एक्सपेंस में डाल देंगे, है ना। गलत, गलत, हाँ कर दी, बस जो बोला हाँ कर दी। सोचो तो सही, मैंने आपको कहा ये नॉर्मल ऑपरेशंस हैं, ये नॉर्मल ऑपरेशंस हैं। अगर आपने अपना एक प्लांट बेचा है तो क्या आप हर रोज अपने प्लांट्स ही बेच रहे होते हैं? नहीं, फिक्स एसेट का मकसद ही क्या होता है, यूज करके उससे फायदा लेना। तो कभी जो आपको किसी वजह से बेचना पड़ गया तो उस पर लॉस आ जाए तो अदर एक्सपेंस, गेन आ जाए तो अदर इनकम। हाँ, गेन को रेवेन्यू में नहीं लिखना, लॉस को आपने कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग, एडमिन में नहीं लिखना। पहले तो होता था, अल्लाह जन्नत नसीब करे, रेशोस का टॉपिक, तो उसमें जाकर आपको फिर ये पता लगता था कि कंपैरिजन करना होता है, हमने अपने पिछले साल से कंपैरिजन करना है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कंपैरिजन करना है। तो अगर पिछले साल से कंपैरिजन करेंगे तो मसलन हमने लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट जो है वो सेलिंग एक्सपेंस में इस दफा डाल दिया, हमने कोई अपना जो है वो व्हीकल बेचे हैं, डिलीवरी व्हीकल्स बेच दिए, लॉस आ गया, इधर डाल दिए। पिछले साल की निस्बत इस साल के सेलिंग एक्सपेंसेस कितने बढ़ जाएंगे। अब सेलिंग एक्सपेंसेस तो नहीं बढ़े, असल में तो एक एबनॉर्मल आइटम आया, वो क्या था, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ, आग लग गई, लॉस आ गया, ठीक है। आग लगने से एबनॉर्मलिटीज को तो नहीं ना, अब कंपेरेबिलिटी नहीं रहती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्वालिटीज फ्रेमवर्क में आखिरी लेक्चर में जब पढ़ा रहा हूंगा, आखिरी लेक्चर में, वहां पे क्वालिटीज ऑफ फाइनेंशियल, गुड अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्वालिटीज होती हैं कुछ, जिसके अंदर एक क्वालिटी ये भी है कि वो कंपेरेबल होती है। वो कंपेरेबल कब होंगी, फिर तो एबनॉर्मलिटी आ गई ना, इसलिए कोई एबनॉर्मल आइटम्स हो अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस में रखेंगे, इसलिए मैंने यहां पर ये ब्रेक लगा दी, ठीक है ना, ताकि ये अलग रहे। ओके, इससे कैश फ्लो में भी फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह में। तो फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस के अंदर आपको फॉर एग्जांपल लॉस ऑन डिस्पोजल, जैसे मैंने एग्जांपल दी, सवालों में आएगा तो देख लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही ऐड कर दें आप अदर इनकम। अदर इनकम होती क्या है, बचपन में आपको उस्तादों ने सिखाया होगा जी, उम्मीद तो है, वरना यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, जो नॉन कोर एक्टिविटीज से आने वाली इनकम है वो अदर इनकम है। नॉन कोर एक्टिविटी वाली इनकम अदर इनकम। कभी कभार जैसे पैसे कम पड़ गए, बैंक से लोन लिया, इंटरेस्ट दिया, ऐसे ही कभी कभी पैसे ज्यादा हो जाए तो कहीं पे इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई, डिविडेंड इनकम आ गई, कोई इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई, तो वो रूटीन के ऑपरेशंस नहीं है। आपका काम ये नहीं, आपको बैंकिंग कंपनी थोड़ा ही है, बैंकिंग कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने नहीं बनानी। आप बैंकिंग कंपनी थोड़ा ही है कि आपका काम ये है कि पैसे इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट इनकम कमाना।
तो अगर आपके पास सरप्लस फंड पड़ा था, आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उससे इनकम आ गई है, तो उसको कहां रखोगे? अदर इनकम। थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा है? ये टॉपिक तो शायद हम 50 लेक्चर्स के बाद जाके पढ़ेंगे, लेकिन मुझे ये बुनियाद चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक खुद से क्या है, बस इतना ही है जो आप इंट्रो में पढ़ के आए हैं, सिर्फ उसको मैं आपको समेटना सिखा रहा हूं। 11 अब ऐसा पीएनएल नहीं बनाना आपने, ऐसा पीएनएल बनाना है। तो फिर मसला क्या है, चैलेंज क्या आएगा? चैलेंज ये आएगा, IAS 16 में एसेट रीवैल्यू करना सीखोगे तो फाइनल अकाउंट्स में रीवैल्यूएशन वाला सवाल कर रहे होगे आप। फाइनल अकाउंट का सवाल होगा, रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट भी होगी, IAS 38 की एडजस्टमेंट आएगी, IAS 41 की एडजस्टमेंट आएगी, 23 की एडजस्टमेंट आएगी। तो वो टॉपिक्स में जो पढ़ना है उसको फाइनल अकाउंट में पहुंचाएंगे, तो फाइनल अकाउंट्स में जाकर फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक कर रहे होंगे ना आसानी से, वरना वहां पे एक नवा कट्टा ये खुला होना है। यू नो द मीनिंग ऑफ कट्टा? आई विल टेल यू लेटर, ठीक है? सन ऑफ बफलो एक्चुअली, ठीक है? तो ये जो है ना, ये मसला बन जाता है वहां पे जाकर, ये टॉपिक खाम है, हालांकि इसमें है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन तरतीब ये रखनी पड़ेगी, ठीक है ना? साथ के साथ हर टॉपिक पीएनएल में पहुंचाते रहेंगे और बैलेंस शीट में पहुंचाते रहेंगे, एक्सट्रैक्ट में पहुंचाते रहेंगे, और जब टॉपिक आएगा तो बस उनको इकट्ठा करना सीखना है, उनको मैनेज करना, तरतीब क्या हो सवाल करने की ये सिखाना है आपको। उसमें भी हमें 8-10 दिन लग जाएंगे, उम्मीद तो है। वैसे मैंने तो 7-8 दिन लगाए, लेकिन 8-10 दिन बोल देता हूँ फिर भी। अच्छा हो तो रही है, ओके। तो अदर इनकम ऐड हो जाएगी, और यहां से हम कहां पे पहुंच जाएंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैं पीबीटी लिख लूं आपकी इजाजत हो तो? रिक्वायरमेंट अगर आपसे इनकम स्टेटमेंट मांगेगा परिचय में, तो पीबीटी नहीं लिखना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पूरा लिखना है, ओके? पहले दिन बता रहा हूं, फिर ना पूछना। अगर रिक्वायरमेंट है बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, मैं जो मर्जी करता हूं, मेरा पर्चा पास है, आपने नहीं करना भी, आपका पर्चा पास नहीं है। तो जो रिक्वायरमेंट है ना, रिक्वायरमेंट, वे भी कान खोल के सुन लें, दोनों तरह से नहीं खोलने, इधर से जाए इधर से निकल जाए, नहीं, दोनों कान अलग अलग खोल के सुने। रिक्वायरमेंट के अंदर एब्रीविएशन यूज नहीं करेंगे आप कभी भी, और वर्किंग्स के अंदर आप कर लीजिएगा, मेरी तरफ से इजाजत है आपको, ठीक है? ओके, थोड़ा बहुत चल जाता है वहां पे, ओके? चले, अच्छा जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुंच जाएंगे हम। उसमें से फिर अब क्या माइनस होना रह गया? बस लेस करेंगे आप टैक्स एक्सपेंस। अगर ये फाइनल अकाउंट्स का सवाल आप कर रहे होंगे, FAR यानी कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में कर रहे होते, तो फिर IAS 12 भी पूरा पूरा अप्लाई हो जाता, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। अगर बचते हैं आपकी याशियां लगी हुई हैं जी, तो आप यहाँ पर सिर्फ करंट टैक्स की एडजस्टमेंट देगा, उसकी बस डबल एंट्री करनी है। वो डबल एंट्री जो बचपन में आपने रेंट एक्सपेंस की थी, क्या एंट्री की थी बताओ? रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, नहीं पे किया तो पेएबल क्रेडिट, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेएबल क्रेडिट। अल्लाह अल्लाह, देखो यार, चलो आसान जिंदगी, परेशान हो गया मुंडा। अच्छा ले जी, टैक्स एक्सपेंस लेस हो गया, टैक्स एक्सपेंस, तो आप पहुंच गए प्रॉफिट आफ्टर। अब ये आपका पीएनएल है, इसको क्या कहते हैं जी? इसके बाद ओसीआई आएगा, जब आएगा तब देखेंगे, फिलहाल तो मैं IAS 16 में जब रीवैल्यूएशन पे पहुंचूंगा ना बच्चों, तो फिर मैं आपको OCI वाला कोई आइटम जब आएगा सामने तभी बताऊंगा ना, OCI के किस तरह से, उसको कैसे लेकर, कहां से लेकर कहां पे जाना है, ठीक है? तो ये कर लेंगे इंशाल्लाह, गॉट इट? अच्छा, ये तो हो गया आपका पीएनएल। आज बहुत लेट क्लास शुरू हुई है। उसके बाद अगर आप बात करें तो, अच्छा जब OCI आएगा तो इसी फॉर्मेट के ऊपर मैं उसको भी ऐड कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, क्या पसंद करेंगे? मैं तो एसेट्स पसंद करता होता हूं पहले। आपने क्या लिखा इंट्रो के अंदर? पहले एसेट्स ही लिखे। कैपिटल वाला भी कोई है? पहले कैपिटल नहीं? अच्छा चले, अच्छा जी, एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है? लेकिन यहां पर सिर्फ वही बात, एक लाइन आइटम। मैं कहता हूं ऐसे मिसाल के तौर पे, ये मुझे 3-4 जोड़ने पड़े, ये 3-4 इकट्ठे करने पड़े, और अदर एक्सपेंसेस में 3-4, अदर इनकम में 3-4 इकट्ठे करने, कहीं पे वर्किंग करनी पड़ेगी, कहीं पे नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद मसलन यहाँ पे वर्किंग 5 आ गई, तो पीपीई के अंदर जो कुछ भी है, अगर तो वो पीपीई का नोट मांगे तो उसका प्रॉपर नोट है, ना नोट मांगे फाइनल अकाउंट्स के अंदर हो, तब भी आपने कॉस्ट लेस अकोमोडेशन वगैरह तो करते होते थे ना, बुक वैल्यू लेनी होती है ना, वो सब कुछ वर्किंग में करके लाएंगे, करेंगे इंशाल्लाह वक्त आने पर सब कुछ। फिलहाल सिर्फ फॉर्मेट्स। अच्छा, उसके बाद आपका पढ़ा कौन सा हुआ है? चलो आपने सिर्फ IAS 16 ही पढ़ा ना, तो अब इंटेंजिबल्स, ठीक है जी, IAS 38 जो नया आया है। उसके बाद
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये पहले से मौजूद है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। उसके बाद आपका बायोलॉजिकल एसेट्स, बायोलॉजिकल एसेट आईएस 41 नया आया है, ये आईएस 38 नया आया ना, नया आया, ये नए आए हैं, ठीक है, नवा आया है सोने, ये भी और ये भी काफ़ी है, ठीक है, बाकी फिर देख लेंगे जब सवाल आएंगे तो। उसके बाद इसी तरह से करंट एसेट्स। अच्छा, एसेट्स में नॉन करंट की हेडिंग किसने देनी थी भाई? कह दो मैंने देनी थी, कह दो मैंने देनी थी। अच्छा, तो मैंने तो दे दी। ये चुच का मतलब ये है कि उन्होंने भी नहीं दी थी जिन्होंने आप चिच किया, ठीक है जी। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में स्टॉक। अच्छा, ये स्टॉक कौन सा होता था? ये वो जो कॉस्ट ऑफ सेल डबल एंट्री होती थी, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल, वर्किंग में होगा वो सिस्टम, ठीक है। तो वो करंट एसेट्स में से स्टॉक आ गया। उसके बाद करंट एसेट में डेटर रिसीवेबल्स आ गए, ट्रेड रिसीवेबल्स कह लें। उसमें फिर कैश एंड बैंक आ गया, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। तो ये मोटा मोटा बस फिर आइटम जैसे जैसे आते जाएंगे, ठीक है। तो ये सब मिलकर एसेट साइड टोटल हो गई। इतना ठीक है, देखेंगे जब कोई टॉपिक आएगा तो, थोड़ी जगह बना के रखते हैं ना फिलहाल तो, और थोड़ा इनको तमीज़ के दायरे में भी ले आते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तस्वीर भी तो बनानी है ना आपने। ये जनाब आपकी एसेट साइड हो गई। अच्छा, अब बड़े हो गए बड़े हो गए बड़े हो गए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड आती थी, जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी की हेडिंग पहले होती है, ठीक है जी। हाँ, फिर उसके बाद इक्विटी की हेडिंग होती है। मैंने जरा 2 नंबरी लगाई, जगह तंग है, ठीक है। अब इक्विटी के अंदर जो आप पहले लिखा करते थे वो ये चलता था, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू। अब यहां पर थोड़ा सा आपको ये वाला काम नहीं करने की इजाजत, ठीक है जी, बल्कि आप जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाना सीखेंगे, इनफैक्ट वही मैं आपको पहले सिखाऊंगा इंशाल्लाह इस फाइनल अकाउंट से पहले, ठीक है। स्टेटमेंट इन इक्विटी जब बनाना सीखेंगे आप, तो वहां से फिर आपको मैं सिखाऊंगा कि जो कैपिटल था अब उसका नाम हो चुका है शेयर कैपिटल, ठीक है। और प्रॉफिट्स को अलग रखा जाता है जिसको कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग। ऐसी को बातें पढ़ी हुई हैं आपने? हैं ना करें, नहीं ये मेरे हिसाब से आपने नहीं पढ़ी होनी चाहिए। श्योर? शेयर कैपिटल का नाम भी सुना हुआ है? अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग्स किसे कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स बताओ। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जिसमें से डिविडेंड बांटते हैं। चलो शुक्र है, खैर चलें छोड़ें, अभी क्या तो बहुत पुराना, बहुत 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 अर्ली ये बात मैंने कर दी, ये तो बहुत सफर अभी पड़ा है। रिटेन्ड अर्निंग्स, उसके बाद इंशाल्लाह नया टॉपिक जो आना है, रीवैल्यूएशन जो आनी, वो भी यहीं पे आया करेगा, देखेंगे। उसके बाद लायबिलिटी स्टार्ट हो जाती थी, लायबिलिटीज की हेडिंग होगी, और उसके बाद फिर होती हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म, नॉन करंट लायबिलिटीज में लेट्स से कोई नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन आ रहा है कोई, और इस तरह से करंट लायबिलिटीज में कोई क्रेडिटर्स आ रहे हैं, काफ़ी हो गई यार जगह, अब ट्रेड पेबल्स कह दें इनको, ट्रेड पेबल्स, ठीक है। तो ये जनाब आपकी बैलेंस शीट तैयार है, गर्मा गर्म बैलेंस शीट तैयार, ठीक है जी। दोनों साइड मैच हो गई पर्चे में, अफसोस करके उठाना, ना हो तो खुशी खुशी उठाना, सचमुच कह रहा हूं, ठीक है। हाँ, फाइनल अकाउंट्स मेरा तो मैच कभी नहीं हुआ था पर्चे में। मैं फाइनल के पर्चे में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल बनाते हुए भी कोई नहीं मैच हुआ था मेरा, कभी भी मैच नहीं हुआ मेरे ख्याल से, मैच पर्चे में मेरा कभी भी मैच नहीं हुआ। ये बैलेंस दोनों कभी आपके मैच होते हैं? आपने तो चॉइस में छोड़ा हुआ था। अच्छा, मैच नहीं हुआ था, पास हो गए, यही समझाना चाह रहा हूँ बस। छोटी सी कोई गलती होगी, कैश फ्लो हो गई आपका, ये फाइनल अकाउंट का सवाल हो गया, आपकी एनपीओ का सवाल हो गया, अभी तो सिंगल एंट्री है, 4 चीजें आ गई जिनमें बैलेंस शीट बन सकती है अब, या कैश फ्लो के अंदर भी बैलेंस हो सकता है, बैलेंस पता लग जाता है। तो छोटी सी गलती की वजह से ये बैलेंस नहीं हो रही होती। गलती ढूंढने निकलोगे ना, गलती ढूंढने निकलोगे, आधा घंटा लग जाएगा, मिल गई तो 2 नंबर मिल जाएंगे, छोड़ के आगे चलो, अगले सवाल में आधे घंटे में 20 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, पर्चा पास करना तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ओके। मैं सही बता रहा हूँ, मेरा तो कभी नहीं बैलेंस हुआ था। तो ये जनाब हमारा कुछ मोटा मोटा जरा जहन के अंदर रख लें, बाकी फॉर्मेट आई है, ठीक है। बाकी भी सवाल के अंदर कोई खास एडजस्टमेंट नहीं है,
और ना ही वारा खाती थी पहले दिन ऐसा कुछ सवाल करवाया जाए। जी पिक्चर अगर खींचनी है तो खींच लें, कोई इसको राइट करने का टाइम कोई नहीं दूंगा मैं, सवाल करेंगे ना, पिक्चर खींच लो कोई मसला नहीं। इसमें हर एक चीज आहिस्ता आहिस्ता हम कंस्ट्रक्ट करते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे बैलेंस शीट बनेगी, इनकम स्टेटमेंट बनेगी, पीपी का सवाल तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है पीपी के अंदर, पीएनएल के अंदर जाना है, और बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में पीपी नजर आ रहा है। फिर इंटेंजिबल करोगे तो पता होना चाहिए इंटेंजिबल कहाँ नजर आता है, ठीक है। ऐसे ही आपका ये शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, लॉन्ग टर्म लोन, सारे टॉपिक्स जैसे चलते जाएंगे थोड़ा हम एक्सट्रैक्ट्स बनाते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। अच्छा जी, बड़ी तफसील से इंशाल्लाह स्टेटमेंट इक्विटी को हम करेंगे, फिलहाल मैं उस तरफ नहीं जा रहा, ठीक है। सुकून से बस फॉर्मेट सिर्फ मैंने बताना है, मेरे लिए रेलेवेंट ये सारे सवाल का फॉर्मेट है ही नहीं, लेकिन पूरे इनकम स्टेटमेंट, पूरी बैलेंस शीट एक बार बनाना चाह रहा था, ताकि जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई उनको भी ज़रा थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि पीएनएल किसे कहते हैं, बैलेंस शीट किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सवाल है, ठीक है। इंट्रो वाला मैंने नहीं उठाया मैंने ये आपका एफएआर वाला ही लिया, ठीक है। सवाल आपके सामने है, प्रिपेयर करें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एनालाइजिंग बाय फंक्शन। ये तो तब बताऊंगा ना जब दूसरा बताऊंगा, फिलहाल तो बस यही है जो तरीका आपको बताया, इसी को कहते हैं, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 एंड अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब सवाल आपके सामने है, 3 छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स हैं, ओके, और ट्रायल है। ये ट्रायल इतना जबरदस्त ट्रायल है कि इसमें कोई अमोर्टाइजेशन है या डेप्रीसिएशन है, वो भी साल की चार्ज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस क्लोजिंग उसने दिए हुए हैं, ठीक है। तो एनीवेज सवाल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ सवाल में बैलेंस को फेंकना सिखाना है आपको, लेकिन तरतीब आज से ही बता दूं आपको। फाइनल अकाउंट का सवाल करने के 2 तरीके हुआ करते हैं। तरीका नंबर एक ये है कि फॉर्मेट बने, और फॉर्मेट आने के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ से उठाकर साथ साथ लिखते जाएं और एडजस्टमेंट्स को भी देखते जाएं। तरीका नंबर 2 ये है कि फॉर्मेट बनाएं, ट्रायल को छोड़ दें, एडजस्टमेंट्स को पढ़ना शुरू करें, एडजस्टमेंट्स में से जो एडजस्टमेंट किसी चीज़ को हिट करे उसको उठा लें, जिसको हिट ना करे उसको माफ़ कर दें, और बिल्कुल एंड पे आके बाकी बची हुई चीज़ों को ट्रायल में से उठाकर पीएनएल में फेंक दें। तो मेरी तरतीब ज़रा डिफरेंट होती है, यही वाली होती है कि मैं पहले एडजस्टमेंट किया करता हूँ, उसके बाद फिर बची कुछ चीज़ें ट्रायल से उठा लेंगे। लेकिन इस सवाल में तो जैसे मर्जी कर लें, इतना सादा सवाल है। इंशाल्लाह ऐसे 3-4 सादे सवाल आपको मैं इंट्रो वाले 1-2 सवाल दे दूंगा, चलें, ठीक है, सोल्यूशन के साथ, ताकि आपका जरा हाथ दोबारा सीधा हो जाए। मैं देख लेता हूँ, ठीक है। फिलहाल आपके सामने ये सवाल है, इसको एक दफा पढ़ लेते हैं। सवाल पढ़ने के बाद हमने फॉर्मेट बना लेना है। पर्चा आसान की, सवाल आसान क्यों होता है, क्योंकि हमारी तरतीब यही रहेगी, सवाल पढ़ेंगे, फॉर्मेट बना देंगे जगह खाली छोड़कर, उसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे, एडजस्टमेंट खत्म होंगी, ट्रायल में बची हुई चीजें फेंक देंगे। कोई एडजस्टमेंट भी सही ना करो, ट्रायल वाली चीजें उठाकर लिखो तो आधे नंबर फिर भी मिल जाते हैं। ऐसा सवाल होता है। मौजें लग गई आपकी, लग गई हैं मौजें सच्ची, ठीक है। अच्छा चलें जी, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, एडमिन एक्सपेंसेस में जाएंगे, ऐसा ही है। उसके बाद बैंक अकाउंट और कैश, ये नजर आ रहा है जी आपको, ठीक है। तो अच्छा, बैंक अकाउंट ये करंट एसेट में आएगा, कैश करंट एसेट में, ये करंट लायबिलिटी में। अक्यूमुलेटेड डेप्शन ऑन पेटेंट नहीं पढ़ा हुआ आपने, सुना हुआ है नाम, अमोर्टाइजेशन का नाम सुना हुआ है, चलो कोई बात नहीं। डेप्रीसिएशन का नाम सुना हुआ है? डेप्रिसिएशन किसकी होती है जी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। IAS 16 वाले टेंजिबल एसेट की। तो अमोर्टाइजेशन होती है IAS 38 वाले इंटेंजिबल की। पूरा स्टैंडर्ड पढ़ना है हमने यखनी निकाल देनी हर टॉपिक की, इंशाल्लाह टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। बस फिलहाल फाइनल अकाउंट जरा मुझे एक सवाल सारा सा करवाने दें। फिर रिसीवेबल लेजर, ये करंट एसेट में, ठीक है। ये कहां जाएंगे? ये नॉन करंट एसेट्स में जाएंगे, लेकिन नॉन करंट एसेट्स में कहां पर? नेट होंगे एसेट की कॉस्ट में से जाके एक्युमुलेशन के बैलेंस में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये आपका सेलिंग एक्सपेंस है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एट कॉस्ट, अच्छा ये मिल गया ना, इन दोनों को नेट करेंगे, लेकिन फेस पे नहीं, बैलेंस शीट के फेस पे नहीं, वर्किंग में। वो ठीक है कि आज सवाल में कुछ है ही नहीं तो मैं ब्रैकेट में ही कर दूं तो कोई मसला। लाइन आइटम एक होना चाहिए, PPE,
आगे उसकी नजर आनी चाहिए बैलेंस शीट में बुक वैल्यू। बुक वैल्यू निकलती है कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके चल। अच्छा उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड। यार लैरी के बारे में बताया तो कोई नहीं है कि इन्होंने इसका बिजनेस क्या है, लेकिन बज़ाहिर लग तो नहीं रहा कि ये बैंक है, इसलिए इंटरेस्ट रिसीव जो है ये कहां जाना चाहिए, इसका अदर इनकम में। इशूड शेयर कैपिटल, वही शेयर कैपिटल है, ठीक है, ये इक्विटी का आइटम है, ठीक है, इसको बड़ी तफसील से पढ़ेंगे। आपने बस एक बात है, थोड़ा सा परेशानी होना, मैं जिंदगी में पहली बार ये सवाल करवा रहा हूं, पहले दिन नहीं करवाता होता, ठीक है, बस मेरे पे कॉन्फिडेंस रखना है। ये शेयर कैपिटल इशू करना भी सिखाना है आपको। हम शेयर इशू करना सीखेंगे, एट पार करेंगे, एट प्रीमियम करेंगे, एट डिस्काउंट करेंगे, हम डिविडेंड अनाउंस करेंगे, डिविडेंड कई तरह का सीखेंगे, चेन इक्विटी पूरा टॉपिक करना है हमने। लेकिन फिलहाल बस मुझे एक बार एक नक्शा सामने रखने दें, बस मेरा ये दिल है, मेरी ये चाहत है, एक बार एक नक्शा सामने आ जाए हमारे के P&L बैलेंस शीट में मोटी मोटी क्या चीजें जाती हैं। बाकी इसमें कोई ऐसी चीज छोड़ेंगे नहीं हम जिसको हमने सीखना ना हो, सारा कुछ करना है हमने। फिलहाल इक्विटी है, लोन, नॉन करंट लायबिलिटीज में लोन के बारे में चुप हो तो नॉन करंट अज्यूम किया करते हैं, वैसे उसने यहां बताया हुआ है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ओवर 3 years। ओके चलें खैर। पेटेंट एट कॉस्ट, पेटेंट ये इंटेंजिबल एसेट है, ये क्या है, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ऐसे ये पेटेंट है, पेटेंट इंटेंजिबल है तो इसकी कॉस्ट और इसकी एक्यूमुलेशन को नेट करेंगे, इसकी बुक वैल्यू आ जाएगी। फिर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जिसको आप क्या कह रहे थे, मेरा सवाल आपसे, ओए होए होए होए, मेरा आपसे सवाल आ गया, रिटेन्ड अर्निंग्स जो हैं ये ओपनिंग है या क्लोजिंग? ये बात थोड़ी हैवी है क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स पता ही नहीं आपको क्या होती हैं, ज्यादातर बच्चों को नहीं पता कि ये क्या होती है, ठीक है, नहीं ना पता जी। ये थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 4 से 5 दिन, एक वीक कह लो। फाइनल अकाउंट्स ये IAS 16, ये सवाल कल भी हो सकता है, मेरे ख्याल में ये बुनियाद पहले डाल लेते हैं। आज सही है, तैयार हो? एक सवाल आपको दिखाता हूं, ठीक है, चलो ये सवाल मैं आपको मुहैया कर दूंगा, फिर मुहैया। जितना कुछ स्लो मेरा लैपटॉप से चल रहा है ना, लगता है इसमें से बहुत कुछ निकालना पड़ जाना है। ये हैंडआउट आपको इंशाल्लाह कल मिलेगा, ठीक है, मिल जाएगा, मसला कोई नहीं है। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, बहुत सिंपल सी चीज आपको समझाने लगा हूं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, मसला है नहीं इसमें, होता तो मैं क्यों समझाता। एन इंडिविजुअल स्टार्टेड बिजनेस विद 500 रुपए कैपिटल ऑन जेकम जनवरी 20, आपकी इंट्रो चल रही है फिलहाल। बिजनेस अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 120 एंड 270 इन 2020 एंड 2021 रिस्पेक्टिवली। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर 20 एंड 21, कोई मसला? और कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं सीखा हुआ, ये कैपिटल अकाउंट ही तो होता था, किथे गया, ठहरो मैं बताता हूं। ये जो आपने थोड़ी देर पहले यहां पर मुझे बताया था, जब मैंने आपको बताया था, जो भी कह लें, हम यूं लिखा करते थे बचपन में, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू, मसलन ओपनिंग कैपिटल 15, 3 रुपए का प्रॉफिट, 1 रुपए की ड्राइंग्स, क्लोजिंग कैपिटल, हाँ जी को मसला, ऐसे ही बनाते थे ना आप, बोलो। अब इसी को आप लेजर में कन्वर्ट करना चाहो तो कोई मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं है, ये कैपिटल का लेजर भी बन सकता है, कुछ बच्चे इस तरह से भी बनाकर आए होंगे। कैपिटल की नेचर क्या है, तो इसको ओपनिंग बैलेंस पे डेबिट साइड पे होगा। अच्छा चलो शुक्र है कुछ अकाउंटिंग तो आती है। 15, अच्छा प्रॉफिट जो है ये कैपिटल में ऐड हो रहा है, लेस हो रहा है, कैपिटल को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? क्रेडिट नेचर की इसको बढ़ाना है तो डेबिट या क्रेडिट, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट इधर आना है। ड्राइंग्स कैपिटल को कम कर रही हैं, बढ़ा रही हैं? ड्राइंग्स कम कर रही हैं, तो कैपिटल को कम करने वाली चीज क्रेडिट
क्रेडिट नेचर की चीज कम करने वाली चीज क्या करेंगे, डेबिट। कितना आ गया, तस्वीरें, ड्राइंग्स, तस्वीरें, है ना। अच्छा, और क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर, ये भी तो बैलेंसिंग ही था। कितना, हाँ जी, क्या फर्क है दोनों में, बस एक लेजर फॉर्म में गिवन है कैपिटल और एक तरफ हमने स्टेटमेंट फॉर्म में इसको दिया हुआ है, फर्क क्या है। तो ये कैपिटल अकाउंट आपको बनाना आता था, बस आपको पता नहीं था कि आपको पता है। मैंने बस आपको ये बताया कि आपको पता है, ठीक है ना, आपको बस पता नहीं था कि ये आपको पता है कि नहीं। ये बनाते थे ना इक्विटी में, तो यही मैंने बनाया है, ठीक है। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, कैपिटल अकाउंट बना दो, बना दोगे, बनाओ फिर। सवाल आपके सामने, एन इंडिविजुअल स्टार्टेड अ बिजनेस विद 500, यकम जनवरी 20 पर बिजनेस ने प्रॉफिट 20 के अंदर 120 का अर्न किया और 21 में 270 का। जल्दी करो, पहले दिन ही आपका टेस्ट शुरू होगा। लैरी वाला सवाल तो होता रहेगा, लैरी वाले सवाल में कुछ है ही नहीं इसके अलावा। ये मुझे लग रहा है ना ऐसे ही बच्चे, असल में ना मेरे पुराने बच्चे हो ना तो उनको पता है, वो सारी खुलखुला के बात करते हैं। आप जरा मुरवतन मेरे ख्याल में ना सही से बोल भी नहीं रहे, हाँ रिटेन अर्निंग पता है, पता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके बोल रहे हैं, डर रहे हैं, तो इसलिए हाँ मैंने तो ये अज्यूम करना है कुछ नहीं पता, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं करो। ये कैपिटल का पता है, ये जो भी मैंने बोला ये पता है, ऐसे करो ना, फिर छेती करो। आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं गया यार। दो 2020 क्या बनाकर देना है जी, कैपिटल अकाउंट। अच्छा चलो, कैपिटल अकाउंट 2020 का बनाने लगे हो, तो होश के नेल्स लेकर जरा मुझे बताओ कि यकम जनवरी 2020 पे जो ओपनिंग है डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड पे आएगा, हाँ क्रेडिट साइड पे। यकम जनवरी 2020 कितना जी ब्रॉड डाउन, 500। बंदा थानू ना केड़ा सी 500 वाला, कौन कौन था 500। अच्छा दिल में किसने सोचा 500, वो भी बता दें, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कहता, मैंने क्या कहना है जी। इधर देखो, स्टार्टेड बिजनेस ऑन यकम जनवरी 20, तो यकम जनवरी 20 पर कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट की एंट्री हुई है, ओपनिंग क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं होंगी। ओके हाँ कोई बात नहीं, ये सब कुछ सिखाऊंगा इंशाल्लाह, कोई टेस्ट नहीं ले रहा आप लोगों का, सिखा रहा हूं, बस तरीका जरा डिफरेंट है। 31 दिसंबर ईयर एंड आया, प्रॉफिट ने क्या होना है, ऐड प्रॉफिट 2020 का कितना 120 पूरा। लो जी, तस्वीरें हैं, तस्वीरें सवाल में गिवन, चलो लिख तो दो, ड्राइंग्स ₹1, क्लोजिंग क्या नहीं 0 और 0 में 1 पिछला रेंज आ गया जी, 0 ते क्लोजिंग की हो गया। फिर 31 दिसंबर 20 पर क्लोजिंग बैलेंस आ गया 120, जगह घट होगी ये पानी, कैरी डाउन 120। लो जी ओके, ये अब मैंने क्लोज कर दिया जी। कोई मसला इसमें बताओ, मैंने कहा ऐसे दौड़ लगाने को कोई फायदा है। अगर आपको ट्रायल के अंदर रिटेन अर्निंग की समझ ही ना आए, मैं कहूं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ो क्यों, हफ्ते बाद भी तो करना ही है ये काम, चलो हफ्ता पहले कर लेते, हफ्ते बाद जब करना है तो टाइम बच जाएगा। ठीक है जी, अब बताओ जी ओपनिंग किस तरफ, क्रेडिट साइड, यकम जनवरी 2021 ब्रॉड डाउन 120, प्रॉफिट 2021 का 270। कोई तस्वीरें, कोई ड्राइंग्स नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो 31 दिसंबर 21 पर कैरी डाउन कितना आ गया 300, सवारी 90 स्पीड 390। चलो आ जाओ जी, हो गया जी, काम हो गया अपना। को मसला, दिस वॉज रिक्वायर्ड। को मसला है, किसी को मसला है तो बता दो, खुले दिल से बताओ।
कहां नहीं हुई, ये हुई है ना एंट्री, ये एंट्री। ओह अच्छा, यू आर राइट, ब्रॉड डाउन के चक्कर में जज्बाती होके मैं निकल ही गया। यकम जनवरी 20 पर ब्रॉड डाउन कोई नहीं है, कितना था 500, ओके, और प्रॉफिट आ गया, लो भाई, भाई ने सही कर दिया 120, और ये बन गया 620, और ये ओपनिंग बना। अब जो काम किया है ना हमने थोड़ी देर पहले, ये काम भी होना है, लेकिन वही तो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, पर वो कैपिटल नहीं है, वो कंपनी की अकाउंटिंग के अंदर होना है। आज तक आपने कंपनी की अकाउंटिंग नहीं की थी, एक ही कैपिटल का अकाउंट बनता था, जो ओनर घर से लाया वो भी उसी में, जो बिजनेस ने कमाया वो भी उसी में, ये काम आप कर रहे थे। और जो अभी अभी हमने किया बाय एरर और समथिंग, ठीक है, उसमें कैपिटल नहीं आया था, तो सिर्फ प्रॉफिट्स थे, असल में वो रिटेन्ड अर्निंग्स है। अगले अगले सिनेरियो में वो बनाएंगे, इसमें कैपिटल पे ही रहे जी। कितना आ गया 620, 270 कितना बन गया 890 है हाले भी, ठीक है। तो ये आपका इंडिविजुअल अकाउंटिंग ये थी, ठीक है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, इन केस ऑफ इंडिविजुअल आप ये अकाउंटिंग किया करते थे। एम आई राइट और लेफ्ट? ओके, मुझे एक्सट्रैक्ट्स बना के दो सिर्फ बैलेंस शीट के। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिख देता हूं, फिर तुसी कहना है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स में, एक्सट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। एक्सट्रैक्ट्स का मतलब यह है कि पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी। इस वक्त मेरे सामने सिर्फ जो क्वेश्चन है वो कैपिटल का है ना, तो सिर्फ इतना सा पोर्शन ये शो कर, इसका होता है रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट। इसलिए तो ये बनवा रहा हूं आज कि मैंने तो हर टॉपिक में ये साथ लेके चलना है, ठीक है। लो भाई, 2020 की अगर बात करें तो इक्विटी में किसमें जी क्या नजर आ रहा है जी, सिर्फ एक कैपिटल, जो बचपन में आपने सीखा हुआ है, कैपिटल आया करता था। बस वो कैपिटल यहां पर आप इक्विटी में करते थे, ओपनिंग प्लस प्रॉफिट लेस ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग। वही काम जरा यूं समझ लो लेजर में करके क्लोजिंग आंसर ले आए। फर्क तो इतना सही है, बात समझ आ रही है? यही क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग बनाते थे ना, तो वही काम बस लेजर में किया, कोई फर्क? ये सिर्फ आपके किए हुए को मैंने एक और तरतीब से करवाया है, कुछ नया अभी तक मैंने नया अगले सवाल में करना ही नहीं, किसी के अगले पार्ट में जी। 620 2021 की बात करें तो कैपिटल कितना हो गया, कोई मसला? ये अकाउंटिंग आपने सीखी हुई, ठीक है। अब अगर कंपनी हो ना, कंपनी की अकाउंटिंग, इन केस ऑफ कंपनी, तो बच्चों मसला क्या होता है कि कंपनी के ना बहुत सारे ओनर्स हैं, बहुत सारे ओनर्स होते हैं। हर ओनर अपने हिस्से का कैपिटल लेके आता है, अपने हिस्से का यानी शेयर का। वो कैसे लाएगा, कैसे एंट्री होगी, क्या ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, ये इंशाल्लाह हम जरूर सीखेंगे, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के टॉपिक, ठीक है। और फाइनल अकाउंट से पहले ही उसको करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी सीखेंगे इंशाल्लाह हम, ताकि फिर फाइनल अकाउंट में अच्छे तरीके से हम चीज़ों को वहां पहुंचा सकेंगे। फिलहाल नहीं, फिलहाल हमने IAS 16, 36, 38 ये सारे करने के बाद फिर इक्विटी की तरफ मूव करना है। एनीवेज, फिलहाल सादा बात कि अगर ओनर घर से पैसे लाए और कंपनी का केस हो, तो आपने बस कैपिटल के अकाउंट का नाम बदल कर क्या कर देना है, शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी सिर्फ सादा काम, जुगाड़ पे चल रहा है काम। जुगाड़ समझते हैं क्या होता है? कहीं वही जो आप लगा रहे हो। अच्छा ले, और बच्चों एक बात ध्यान में रखना, परेशान नहीं होना, और जो समझ ना आए वो 10 बार पूछना है। मतलब 10 बार तक समझ ना आए तो पूछना है, ये नहीं कि एक बार समझ नहीं आया तो दूसरी बार समझ आ जाए, नहीं सर ने कहा था 10 बार पूछना, नहीं, पूछ लेना, ठीक है। मैं बस आपको खौफनाक लग रहा हूं, मैं इतना हूं नहीं, इससे भी ज्यादा हूं, ओके। ले जी, यकम जनवरी 2020 ओपनिंग बता दो, 0। यकम जनवरी 20 पर ओनर घर से पैसे लाए,
तो बस एंट्री बदल गई है, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट की बजाय क्या हो गई है, कैश डेबिट शेयर कैपिटल। बोलो एंट्री बोलो, पास होने वाले बच्चों को मैंने एंट्रियां बोलते हुए देखा है, मुझे पता है कैसे आवाजें निकलवानी है। हाँ जी, हाँ। लेकिन देखें इतनी का आवाज हो, मैंने शोर नहीं मचवाना, कोई 7 वाली क्लास होता है, अपने कान तक आवाज जानी जरूरी है। मैं सचमुच कह रहा हूं, एंट्री बोलने वालों को मैंने पास होते देखा है। तो एंट्री बोलो, आहिस्ता से बोलो। तो बस एंट्री पहले क्या थी, एंट्री कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, वो एंट्री बदल क्या हो गई, कैश डेबिट शेयर कर। ठीक है, कितने से, अच्छा अभी तो देखो कोई ड्राइंग नहीं है इस समय, कंपनी केस में ड्राइंग होती भी नहीं है, ड्राइंग का नाम सिर्फ क्या हो जाता है, डिविडेंड। लेकिन ये 500 बैलेंसिंग अब जगह नहीं है, ठीक है। लेकिन ड्राइंग्स यानी डिविडेंड अगर होगा भी कैपिटल में से नहीं आ सकता, कहां जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग। अब रिटेन्ड अर्निंग क्या बला है, ये प्रॉफिट्स हैं जो कमाए हैं बिजनेस ने, अभी ओनर्स घर लेकर नहीं गए हैं, बिजनेस में ही रिटेन्ड पड़े हैं। यानी 100 रुपए मैंने इन्वेस्ट किया, 1 साल बिजनेस किया, 150 रुपया मेरे पास इकट्ठा हो गया, 50 रुपये प्रॉफिट भी आ गया। मैं घर कुछ नहीं लेके गया, मैंने कहा आप 150 इन्वेस्ट कर दो, बिजनेस ग्रो कर रहा है। रिटेन्ड प्रॉफिट्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स का अलग से लेजर बनेगा, ठीक है जी। जरा जगह तंग है लेकिन चलें, गुजारा हो रहा है। एंड वालों नजर आ रहा है, असल में ये थोड़ा सा इधर शुरू करना था, लेकिन चलें। अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये नाम मुझे पसंद है, ये यूज करेंगे हम। रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं इसको अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी कहते हैं, एक्यूमुलेटेड, इसको कुछ और भी कह दे, नाम से पता लग जाया करेगा, ठीक है। तो ये रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर बन गया। 1 जनवरी 2020 पर कितना प्रॉफिट ब्रॉट डाउन पड़ा है, मुझे बताओ। ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें ब्रॉट डाउन, बिजनेस आज शुरू हो रहा है और पहले से प्रॉफिट पड़ा हो, खुदा का खौफ करो, कोई रिटेन्ड प्रॉफिट्स नहीं है। हमारे बिजनेस ने 2020 में कितना प्रॉफिट कमाया, वही वाला प्रॉफिट है, बस प्रॉफिट्स को रखना है अलग, ओनर जो घर से पैसे लाए उसको रखना है अलग, ठीक है। आपकी पार्टनरशिप नहीं है इंट्रो में, नए वाले इंट्रो में आई थिंक आ गई है, वो पढ़ के आएंगे तो ये कॉन्सेप्ट मिलता जुलता इससे वहां पढ़ के आएंगे बच्चे। एनीवेज मैंने जरा आसानी हो जाएगी, फिलहाल खैर इतना मुश्किल कौन सा है, ठीक है। ओनर जो घर से पैसे लाए वो शेयर कैपिटल के अकाउंट में अलग, और जो बिजनेस कमाए वो रिटेन्ड अर्निंग्स में अलग। तो 2020 का प्रॉफिट आ जाएगा इधर 120, ये नजर आ रहा है, गुजारा कर लो, मुझे माफ भी कर देना, मेरा ज़हन नहीं था कि इधर ये करूंगा, यहां पे ना बस होता चला गया। आप लोगों की शक्ल देखकर ही सारा काम चलता है क्लास का मेरा। 120, ठीक है। उसके बाद 1 जनवरी 21 पर नहीं ना निकाला, अगर 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 डिविडेंड, ड्राइंग नहीं डिविडेंड होता है, अगर होता तो यहां पर आता, पर मेरे सवाल में इसमें नहीं था, ठीक है। हाँ जी, ब्रॉट डाउन कितना आ गया, फिर 2021 में कितना प्रॉफिट कमाया, ये 270 भी ऐड हो गया, और ओनर घर फिर कुछ नहीं लेकर गए, डिविडेंड कितना है, फिर 0 है, नाम बदल गया बस। तो 31 दिसंबर 2021 पर कैरी डाउन क्या आ गया, 390, ये 390 लिखने की कोशिश की मैंने। अच्छा, शेयर कैपिटल का क्या हाल है, 1 जनवरी 21 में ब्रॉट डाउन कितना है, और कोई घर से ओनर और पैसे लाते तो ऐड कर लेते, फिर एंट्री कर लेते, बार बार लाते रहे, शेयर नए इशू करते रहते हैं, शेयर कैपिटल आता रहता है, एंट्री होती रहती है, लेकिन इस सवाल में नहीं है, ठीक है। तो फिर 31 दिसंबर 2021 पर भी कैरी डाउन कितना है, वही 500, ओनर घर से मजीद पैसे नहीं लाए, लेकिन जो बिजनेस ने कमाए हैं वो निकाल के भी नहीं लेकर गए, ठीक है। अब अगर मैं इस बिजनेस की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट बनाऊं तो ठीक है, बल्कि 2021 और 2020 तो इक्विटी ही है, लेकिन इक्विटी के अंदर अब 2 चीजें अलग अलग आ रही हैं। एक है शेयर कैपिटल, नहीं पहले बताओ, 500 और 500। दूसरा है रिटेन्ड
अर्निंग्स थ्री कैलकुलेटर उठाओ। $500 जमा 120 कितना बनता है? तो वही है। 500 390 कितना बनता है? सेम ही। बेसिकली क्या किया हमने, यहां पर कैपिटल में सब कुछ फेंक देते थे, ड्राइंग वहीं से लेस सब कुछ यहीं पे, ठीक है। लेकिन कंपनी केस में हमने घर से आने वाले पैसे को अलग कर दिया और जो बिजनेस ने कमाया वो अलग कर दिया। रिटेन्ड अर्निंग्स में से ही डिविडेंड वगैरह बांटा जाता है और रिटेन्ड अर्निंग में ही प्रॉफिट ऐड होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। लेकिन चूंकि मैंने इसको यहां पर नोट किया हुआ है इसलिए यहां वाली तस्वीर लो तो ज्यादा बेहतर है। बस 1 मिनट इसमें, अभी 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, अभी इसकी यहां पर जरूरत नहीं, अभी ये पढ़ाया नहीं ना। ये जी आपका सवाल, ऐसे पसंद करो तो ऐसे पिक्चर, ओए होए ओए होए, उधर से ले पिक्चर, इधर से ले, मर्जी है आपकी, सेम ही तो है। हैं शॉर्ट करूं? अच्छा, आप भाई थोड़ा आइडिया हो गया रिटेन्ड अर्निंग का। बाकी शेयर कैपिटल में शेयर इशू करना सीखेंगे, रिटेन्ड अर्निंग में जर्नल एंट्री सीखेंगे, प्रॉपर तरीके से पैट कहाँ निकल कर जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स में, और ओसीआई कौन सा आइटम कहाँ जाता है, कैसे निकल कर, सब कुछ करना है। फिलहाल नहीं, मैंने किताबें बंद करने का बोला, टाइम खत्म हो गया। अच्छा समझ, सबर करो फिर, अगर टाइम खत्म हो गया तो ये समझ आ गया ना, तो फिर अब आपको सवाल खुद पे घर पे करना पड़ेगा। फॉर्मेट मैंने अच्छा ये लो भाई जल्दी करो। अच्छा फॉर्मेट मैंने बनवा दिया है, जाहिर है अब कल आते साथ 10 मिनट में ये सवाल मैंने पढ़ा देना, कराऊंगा, लेकिन पहले आप, अब चूंकि पता लग गया है कि ये ICAP की किताब से, इसलिए सोल्यूशन देख के करने वाले हाथ खड़ा करें। सोल्यूशन देख के करेंगे इंशाल्लाह, सामने सोल्यूशन रख लेंगे और कर लेंगे। हाथ खड़ा करें, देख कर सोल्यूशन। ईमानदारी से सवाल करना है पहले। मैं कहां पहुंच चुका था? मैं पहुंच चुका था रिटेन्ड अर्निंग्स पे ना। तो मेरा सवाल आपसे यहां पर पैदा हुआ था, बड़ा रेलेवेंट सवाल हो गया। अब आप मुझे जवाब दो इसका, जवाब दो मुझे इसका, ये रिटेन्ड अर्निंग्स क्लोजिंग है या ओपनिंग? हु सेड ओपनिंग? मेरा सवाल फिर सुनो, ये रिटेन्ड अर्निंग को ट्रायल नजर आ रही है, ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग? हाथ खड़ा करें ओपनिंग वाले, ओपनिंग वाले हाथ खड़ा करें, क्लोजिंग वाले, क्लोजिंग वाले हाथ खड़ा करें जिनको समझ नहीं आ रही मैं पूछ क्या रहा हूं। ये देखें भाई, ये रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। किसी भी एक साल के अंदर रिटेन्ड अर्निंग या ओपनिंग हो सकती है, ट्रायल पड़ी हुई है क्लोजिंग। मेरा सादा सा सवाल है, ये जो ट्रायल आपके सामने नजर आ रहा है आपको, जो कि 31 दिसंबर 15 के साल का क्लोजिंग ट्रायल है, इसमें ये रिटेन्ड अर्निंग जो पड़ी है ये ओपनिंग है या क्लोजिंग? अब हाथ खड़ा करें क्लोजिंग वाले, ओके। अब हाथ खड़ा करें ओपनिंग वाले। कम होना गलत होना नहीं होता, आप लोग सही हैं। ये ओपनिंग है, ट्रायल क्लोजिंग है, तो क्या हुआ? अब ये चीजें इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट में सिखाऊंगा ना, यही तो आपको शौक पैदा कर रहा हूं आज, ठीक है। आज मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, शौक पैदा किया। देखो ओ सबर सबर सबर, अब बात हो रही है, अभी बंद नहीं करना, चुप 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 चुप, शौक पैदा पूरा तो करके जाओ, सवाल तो करना है। सुनो आप, सुनो सुनो सुनो, क्लोजिंग ट्रायल जो होता है इसमें ज्यादातर चीजें क्लोजिंग होती हैं, पर कुछ चीजें ओपनिंग होती हैं, जिनमें मशहूर जमाना ये दोनों भी हैं। ये डेप्रिसिएशन भी, एक्यूमुलेशन क्या है, ये मशहूर है कि ओपनिंग होता है, डेप्रिसिएशन की एंट्री आप करके से क्लोजिंग बनाते हैं। लेकिन ये इतना सादा सवाल है कि वो भी हुई पड़ी थी, लेकिन मैंने इसको कैसे ओपनिंग कहा, अब ये आप बताओ, अब ये आप बताओ, अब ये आप बताओ, अब ये आप बताओ। मैंने कहा ये ओपनिंग है, ओपनिंग है, कैसे ओपनिंग है? क्रेडिट साइड पे होना इज नॉट। हाँ भाई, तजर्बा तो नहीं है पहले कोई? फिर नहीं दसना थी ना, थोड़ी देर और जरा माहौल को गरमाने देना था ना मुझे। भाई देखो मेरे बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, ओ भैनों ते भरावो, ओ अल्लाह तुहानू हिदायत देवे। ओ मुझे ये बताओ, ओपनिंग 0 है,
और क्लोजिंग 120, ये ओपनिंग से क्लोजिंग तक आने का सफर कैसे तय हो पाया? ओपनिंग 0 से क्लोजिंग 120 कैसे बना? 120 का प्रॉफिट ऐड हुआ तो अच्छा चलो, ये क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन गया। अब 21 में अगर मैं खड़ा हूं तो ये 21 का ओपनिंग 120 है, अगर क्लोजिंग 390 पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? 21 का प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। ये बात डिसाइड हो गई। अब आइए जरा ट्रायल की शक्ल पर गौर कीजिए, ट्रायल के मुंह पर देखें, ट्रायल के मुंह पर देखें तो आपको इनकम्स एक्सपेंसेस बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। सेल्स, परचेजेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, ये सारे इनकम्स एक्सपेंसेस अभी क्या है? बीच में एक इनकम अदर इनकम भी थी कहीं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये इनकम्स एक्सपेंसेस तो ट्रायल में बिखरे पड़े। इसका मतलब अभी इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना। अगर वो नहीं बना तो फिर प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हुआ इस साल का। अगर वो कैलकुलेट नहीं हुआ तो ओपनिंग भी क्लोजिंग में कन्वर्ट। हम ट्रायल के हर ऐसे आइटम के बारे में रूल्स लिखेंगे। जब मैं आपको फाइनल अकाउंट का सवाल करा रहा हूं ना, तो उसमें रिटेन्ड अर्निंग के ऊपर जाकर ये रूल मैं आपको लिखवाऊंगा। अभी लिख लिया किसी ने जबानी दिमाग में रख के, उसकी मर्जी है। मैंने ये अभी नहीं लिखवाया, असल में बताया है सिर्फ। लिखवाऊंगा फाइनल अकाउंट के टॉपिक में। ऐसे ही हर चीज के बारे में बनाएंगे। एक्यूमुलेशन कैसे ओपनिंग होगा, कैसे कब ओपनिंग कब क्लोजिंग। अब यही ट्रायल होता, इनकम एक्सपेंसेस नजर ना आते तो मतलब प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका, ऐड हो चुका, तो ये क्लोजिंग होता। सही है। तो बहरहाल ये सारी बातें छोड़ें, सादा बात, ये ओपनिंग है। प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट करोगे आप, ऐड करोगे ओपनिंग में, बनाओगे इसको क्लोजिंग। परचेजेज हैं, सेल्स हैं, इन्वेंट्रीज क्लोजिंग आ रही हैं। नहीं सॉरी, हमारा साल तो है, तो फिर ये क्या है? ओह, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ। ये तो इंट्रो वाला सवाल ही है, ठीक है। बस एक दो चीजें इसके अंदर थी, तो जस्ट फॉर्मेट आपको बनवाया, थोड़ी सी ऐसी गपशप लगाई। आज मैंने पढ़ाया नहीं है, पढ़ना कल शुरू करेंगे, ठीक है। ये सवाल, इससे मिलते जुलते 2-3 सवाल आपको विद सॉल्यूशन दूंगा, जो फाइनल अकाउंट्स नहीं है बट फाइनल अकाउंट्स है। यानी कि पर्चे वाला फाइनल अकाउंट्स तो नहीं है, लेकिन तरतीब पे पढ़ने के लिए वह एक एडिशनल काम है जो आपके सिलेबस का समझ लें उस तरह से हिस्सा नहीं है कि आपको पर्चे में आना है, लेकिन पर्चे में उसी के ऊपर ही बिल्डिंग में कंस्ट्रक्ट होना है, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह IAS 16 शुरू करेंगे फुल थ्रॉटल पे, लेकिन ये सवाल एक मैं करवाऊंगा, एक आधा को और सवाल आपका हाथ सीधा करने के लिए करवा के, ताकि आपको थोड़ा सा P&L बैलेंस शीट का पता लग जाए। ट्रायल तो बहुत एक मुअम्मा है, उसको हल करेंगे। एक आइटम के बारे में रूल्स लिखवाऊंगा इसी तरह से इंशाल्लाह। ट्रायल का खौफ होता है बच्चे को फाइनल अकाउंट्स में, बस और कुछ नहीं होता। ट्रायल का खौफ अल्लाह ने चाहा तो हम दूर करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही हर चीज का रूल बना के। ओके, तो ये सवाल आपने होमवर्क में करना है। अगर जिंदगी रह गई तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।